जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी साथी। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे। जेहान आंखें बंद किए हुए था कि तभी किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा। जेहान ने आंखें खोलकर देखा तो सामने सावित्री खड़ी रही थी। क्या हुआ बेटा? सावित्री ने जेहान की आंखों को लाल देखा तो पूछा। वह जेहान के आंसू देखकर परेशान हो उठी और उसके सिराहने बैठ गई। जेहान ने सावित्री की गोद में सिर रख लिया और आंखें वापस से बंद कर ली। कुछ नहीं मम्मी, बस आप थोड़ी देर मेरे पास ही बैठो ना। जेहान बोला। हाँ बेटा, बैठती हूँ। बता क्या बात है, तू इतना परेशान, इतना दुखी क्यों हो रहा है? सावित्री बोली। मम्मी, क्या मैं कभी उस पोजीशन पर, उस मुकाम पर पहुंच पाऊंगा जहां का मैंने ख्वाब देखा है? जेहान बोला। हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास है। चाहे कितना समय लग जाए, पर मेरे बेटे ने जो मन में ठान लिया है वह उसे जरूर पाकर रहेगा। सावित्री बोली। जेहान कुछ नहीं बोला, बस ऐसे ही आंखें बंद किए सावित्री की गोद में सिर रखे लेटा रहा और सावित्री उसके बालों को धीरे धीरे सहलाती रही। आरवी बिटिया आई थी क्या यहाँ पर? जेहान को नॉर्मल देखकर सावित्री ने सवाल किया। जेहान ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर बैठ गया। मुझे पढ़ाई करनी है मम्मी, और फिर शाम को प्रिंसेस को उनके दोस्त के बर्थडे पार्टी में लेकर जाना है। जेहान बोला। सावित्री ने कुछ नहीं कहा और उठकर रसोई में चली गई। जानती हूँ तुम्हारी तकलीफ और समझती हूँ तुम्हारी परेशानी और तुम्हारे साथ साथ डर मुझे भी लगता है कि कहीं जो तुम चाहते हो वह होने में देर ना हो जाए, सावित्री ने कहा। और फिर खाना बनाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो उसने देखा कि जेहान ने खाना बनाकर रख दिया है। सावित्री के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। जब भी तुम परेशान होते हो तो यूं ही रसोई के कामों में खुद बिजी कर लेते हो, जानती हूँ, लेकिन इन सब से कुछ नहीं होने वाला बेटा। बस भगवान करे कि तुम जल्दी से जल्दी जो चाहते हो वह बन जाओ, और फिर मैं खुद दीवान साहब से बात करूंगी। वैसे तो मेरी भी हैसियत नहीं है कि मैं उनसे बात कर सकूं, पर तुम्हारे लिए करूंगी, और मैं जानती हूं कि अगर तुम अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओगे तो फिर दीवान साहब शायद कभी मना ना करें। पर उससे पहले हम उनसे बात नहीं कर सकते। भगवान करे कि सब सही हो और तुम्हारी जिंदगी में ईश्वर और कोई इम्तिहान ना लाए और ना ही तुमसे अब आरवी बिटिया को छीने, सावित्री बोली और फिर बाहर आ गई। जेहान पढ़ाई कर रहा था। बेटा, खाना तो तुमने बना दिया है, जब भूख लगे तो मुझे बता देना, मैं लगा दूंगी, सावित्री बोली। जी मम्मी, जेहान बोला और ध्यान वापस किताब पर लगा दिया। सावित्री भी अपने सिलाई के कपड़े लेकर बैठ गई और सिलाई करने लगी। आरवी अपने कमरे में आए और उसने मेघा को कॉल किया। हाँ आरवी बोलो, मेघा बोली। तुम शाम को चल रही हो ना विराट के बर्थडे पार्टी में? आरवी बोली। जाने का तो बहुत दिल कर रहा है, पर ना जाने कैसे मेरी प्रोजेक्ट की फाइल मिस हो गई है, और अब मुझे कैसे भी करके वह कंप्लीट करनी है। कल प्रैक्टिकल एग्जाम है, मेघा बोली। पर तुमने तो पहले ही कर ली थी ना, तुम तो उसको लेकर कॉलेज भी गई थी उस दिन। आरवी बोली। हाँ गई थी, और पर न जाने कहाँ मिस हो गई। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रही कि फाइल ऐसे कैसे गायब हो गई। मैंने मेरे बैग में रखी थी। सिर्फ 1 घंटे के लिए बैग को क्लासरूम में छोड़कर हम दोनों कैंटीन आए थे ना कॉफी पीने। जब वापस गई तो फाइल नहीं मिली। मैंने घर में भी सब जगह ढूंढ ली। अब आज फिर से मुझे करना पड़ेगा और उसमें मेरा अच्छा खासा टाइम जाएगा, इसलिए मैं नहीं आ सकती। मेघा बोली। पर ये तो गलत है यार। मैं तो सोच रही थी कि तुम साथ में हो तो अब तो कोई टेंशन नहीं होगी, और मैंने इसलिए विराट को भी बोल दिया। तो कोई बात नहीं है, तुम चली जाओ। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी तुम्हारे साथ चलने की। अगर एग्जाम नहीं होते तो मैं हर हाल में तुम्हारे साथ चलती है, पर मेरा कल ही प्रैक्टिकल एग्जाम है और मुझे फाइल किसी भी हाल में रेडी करनी है। मेघा ने कहा। ठीक है, तुम कर लो। तुम इतना क्यों परेशान हो, वैसे भी जेहान तो साथ जा ही रहा है, तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। मेघा बोली। ठीक है, तू अपनी स्टडी कर, मैं जेहान
के साथ चली जाऊंगी। सॉरी यार, मेघा बोली। है अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, तुम्हारी जगह में होती तो मैं भी यही करती। हमारा एग्जाम सबसे पहले है, उसके बाद कुछ और फिर तुम्हारा तो फाइनल ईयर है, आरवी ने कहा। थैंक्स डियर, मेघा गहरी सांस लेकर बोली। अच्छा ठीक है, कुछ भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं घर पर ही हूँ और दिन भर फ्री हुई हूँ, आरवी ने कहा। ठीक है, कुछ जरूरत होगी तो जरूर बताऊंगी, वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ मेरे लैपटॉप में है, बस मुझे उसको नोट डाउन ही करना है, मैं कर लूंगी, मेघा बोली। कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आरवी ने अपना कबर्ड खोला और अपने कपड़े देखने लगी। उसने कुछ कपड़े देखने के बाद फाइनली अपने लिए जो उस दिन से मॉल से खरीदी थी उन ड्रेसेस में से एक ड्रेस सेलेक्ट कर ली। मेघा के बिना जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, जाना तो होगा ही। विराट कितनी बार बार बुला चुका है और मैं हर बार उसे टाल देते हैं, अब इस बार चली ही जाती हूँ। अगर उसका व्यवहार ठीक नहीं रहेगा तो फिर आज के बाद उसके साथ किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगी और ना ही उसके साथ दोस्ती करूंगी, आरवी मन ही मन बोली। और वैसे जेहान भी मेरे साथ जा ही रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। जब तक जेहान मेरे साथ है मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और ना ही घबराने की। मैं भले ध्यान ना दे पाऊं और उसका ध्यान हमेशा मुझ पर रहता है और उसके होते हुए कोई मेरे साथ कभी कुछ गलत हरकत कर ही नहीं सकता, आरवी मन ही मन बोली और फिर अपनी बुक्स लेकर पढ़ाई करने लगी। आदर्श दीवान साहब के साथ ऑफिस पहुंचे। थोड़ी देर में खुराना साहब भी ऑफिस आ पहुंचे। दीवान साहब और खुराना साहब एक प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे थे तो दोनों ही अक्सर एक दूसरे के ऑफिस में आते जाते रहते थे। उन दोनों ने प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ देर बात की, तब तक आदर्श ने कॉफी और स्नैक्स मंगवा लिए थे, फिर तीनों लोग कॉफी पीने लगे। वैसे दीवान साहब, लगता नहीं है कि जैसे अभी हमारा बिजनेस कुछ समय पहले ही साथ में शुरू हुआ है। इस एक साल में आपसे इतनी घनिष्ठता बढ़ गई है कि लगता ही नहीं कि आप बिजनेस पार्टनर हो। ऐसा लगता है कि बिल्कुल करीबी रिश्तेदार है या मेरे भाई और मित्र हो, खुराना साहब बोले। जी खुराना साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे लिए भी आप बिजनेस पार्टनर नहीं रहे हो और फिर मेघा बिटिया तो मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि मैं तो आपसे कहने वाला था कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो मेघा और आदर्श का रिश्ता कर दिया जाए। दीवान साहब बोले तो खुराना साहब मुस्कुराए। मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात होगी कि मेघा और आदर्श का रिश्ता हो जाए, पर मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, दीवान साहब। खुराना जी बोले तो दीवान साहब ने उनकी तरफ देखा। आजकल के बच्चे हैं, उनकी सोच अलग है, मैं एक बार मेघा से बात लूं, खुराना साहब बोले। जी बिल्कुल, आप आराम बात कीजिए, उसके बाद अगर उसे रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है तब हम भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, दीवान साहब बोले। जी दीवान साहब, मैं जल्दी ही मेघा से बात करता हूँ, फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं मेघा की तरफ से कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, आप प्लीज गलत मत समझना, पर मुझे नहीं पता सच क्या है और क्या नहीं, पर मुझे लगता है कि मेघा की जिंदगी में कोई है। खुराना साहब जैसे ही बोले तो आदर्श ने उनकी तरफ देखा और फिर वापस से नजरें झुका ली। अरे तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, अगर मेघा बिटिया को कोई और पसंद होगा तो आप खुशी खुशी उसकी शादी वहां करवा दीजिएगा, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मैं चाहूंगा कि मेघा और आदर्श का रिश्ता हो जाए, पर फाइनल डिसीजन तो बच्चों का ही होगा, दीवान साहब बोले। वैसे आपने आदर्श की राय ले ली है कि नहीं, वह क्या चाहता है, उद्धरण चिन्ह। अब हम आदर्श के सामने चर्चा कर रहे हैं, अगर उसको कोई आपत्ति होती तो वह मुझसे बोल देता ना, उसमें अब तक कोई आपत्ति नहीं दिखाई है, इसका मतलब है कि उसकी सहमति है, और वैसे भी मुझे आदर्श पर पूरा विश्वास है, वह मेरी बात को कभी नहीं टालता और अगर उसे कुछ गलत लगता है तो वह अभी मना कर सकता। मैंने बच्चों को इतनी स्वतंत्रता दी है कि वह मुझसे अपने दिल की बात कह सके, इसलिए आप निश्चिंत रहिए।
बस आप मेघा का मन जान लीजिए, अगर सब ठीक रहता है तो मेघा और आरवी के एकदम होने के बाद आदर्श और मेघा का रोका कर देंगे और फिर कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी, क्योंकि अब मेघा का भी फाइनल ईयर है और आदर्श का बिजनेस भी जम चुका है, तो जल्दी से इसका घर बस जाए। दीवान साहब बोले, जी भाई साहब, जल्दी ही पता करके आपको बताता हूँ। खुराना साहब बोले और फिर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वहां से निकल गए। आदर्श बेटा, तुम्हें तो मेघा पसंद है ना? तुम्हारी तरफ से कोई आपत्ति तो नहीं है? दीवान साहब बोले, नहीं पापा, मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है और मैं ये चाहता हूँ कि मेघा भी पूरी तरीके से तैयार हो। उसकी लाइफ में कोई और है तो मैं ये रिश्ता नहीं चाहता, आदर्श बोला। हाँ, तो कोई जबरदस्ती नहीं है। खुराना साहब को पता कर लेने देते हैं, दीवान जी बोले और फिर अपने काम में लग गए। आदर्श अपने कैबिन में आया और उसने सिर झुकाकर आंखें बंद कर ली। क्या वाकई में तुम्हारी जिंदगी में कोई और है मेघू? मुझे तो लगता था कि शायद तुम मुझे। कहते कहते आदर्श रुक गया। मुझे अब तुमसे सच जानना होगा। मैं तो बेवजह ही उम्मीदें लगा बैठा था, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है तो फिर? आदर्श बोला और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई और एक दर्द का एहसास आदर्श को सीने में महसूस हुआ। यह क्या हो रहा है? मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है इस बात से कि मेघा की जिंदगी में कोई और हो सकता है? मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या बिट्टू सही कहती है? मैं वाकई में मेघू को प्यार करने लगा हूँ। तभी मुझे ये बात तकलीफ दे रही है कि मेघू की जिंदगी में मेरे अलावा कोई और भी हो सकता है, आदर्श खुद से ही बोला और फिर उसने मेघा को कॉल लगा दिया। हाँ आदर्श बोलो, मेघा की आवाज आई। तुमसे मिलना है मेघू, क्या आधे घंटे का टाइम निकाल सकती हो मेरे लिए? आदर्श बोला, ठीक है आती हूँ, बताओ कहाँ आना है? मेघा बोली, तुम बस घर के बाहर मेन रोड आ जाओ, वहां से मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ अचानक से, क्या बात करनी है? तुम तो कह रहे थे कि मेरे एग्जाम के बाद मेरे साथ बाहर चलोगे, फिर आज क्या बात करनी है? मेघा बोली, जरूरी बात है, प्लीज मेघू समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं आती हूँ, मेघा ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मेघा रेडी कर हॉल में आए ही थी कि तभी डरबेल बजी। सर्वेंट ने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर एक वन पीस ड्रेस पहने खूबसूरत और मॉडर्न लड़की खड़ी थी। उसके बाल कली थे और कुछ बालों की लटों हाईलाइट कराकर गोल्डन ब्राउन की हुई थी। लड़की देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। मेघा ने जैसे ही दरवाजे पर देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मानवी, मेघा बोली और दौड़कर मानवी के गले लग गई। मानवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तुम ना कभी नहीं बदल सकती मेघा, अब भी वही दौड़ कर गले लगना। मानवी ने मेघा को खुद से दूर करते हुए कहा, और तुम भी तो कभी नहीं बदल सकती मानवी, हमेशा इसी एटीट्यूड में रहना। ये फॉर्मेलिटी, वो भी अपनी जुड़वा बहन से। अपनी बहन से तो दिल खोल कर गले मिल लिया करो। मेघा बोली और दोबारा से मानवी से लिपट गई। मानवी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। अरे मानवी बेटा, तुम यूं अचानक? तभी मिसेज खुराना ने पीछे से आकर कहा, कम ऑन मम्मी, अपने ही घर में आने के लिए क्या मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत है? मानवी बोली। मिसेज खुराना ने मानवी को सीने से लगा लिया। बिल्कुल परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर है, तुम जब चाहे तब आ सकती हो। बस तुमने फोन भी नहीं किया इसलिए मैंने पूछा, मिसेज खुराना बोली। मम्मी पापा बार बार बोल रहे थे कि यहाँ आ जाओ और यहीं पर आकर अपना करियर बनाओ, तो फाइनली मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं मुंबई ही चलती हूँ। वैसे भी मुंबई में चंडीगढ़ से ज्यादा स्कोप है मॉडलिंग के लिए। अब यहीं पर रहूंगी और यहीं पर अपना मॉडलिंग करियर बनाऊंगी। मानवी बोली, क्या तू फिर से मॉडलिंग का शुरू हो गई? कहा है ना मैंने मॉडलिंग छोड़ और अपने पापा जी का बिजनेस देख। इतना बड़ा बिजनेस है उनका और तुम दोनों बहनें ही हो उनकी वारिस और इस बिजनेस की हकदार।
जितनी जल्दी तुम लोग इस बिजनेस को और उनके काम को संभाल लोगी उतना अच्छा होगा, और वैसे भी तुम्हारे पापा जी को इस समय सहारे की जरूरत भी है, मिसेज खुराना बोली। इसे बिजनेस करना है तो इसे कराओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी ये तो बनी ही इसी के लिए है। इसकी सोच वैसे भी विकसित नहीं है। पापा का जमा लगाया बिजनेस इसे धरोहर में मिल जाएगा और यह उसी के सहारे अपनी जिंदगी निकाल लेगी, मानवी बोली। तो एक पल को मेघा की आंखें भर आई। मैं इस तरीके के कामों के लिए नहीं बनी हूँ। मेरे सपने ऊंचे हैं और मेरी ख्वाहिशें भी, और मैं अपने सपनों को अपने पापा के बिजनेस तले नहीं कुचलने दूंगी। मुझे मॉडल बनना है और मैं मॉडल बनकर रहूंगी, मानवी बोली। मेघा ने अपने घड़ी की तरफ देखा। आदर्श से मिलने का समय हो रहा था। अच्छा मम्मी, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ जरूरी काम है मुझे, मेघा बोली और घर से निकलने लगी। क्या जरूरी काम है इस समय दोपहर के 3 बजे? क्या बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है? मानवी बोली तो मेघा के हाथ पांव एक पल को कांप गए। क्या मानवी कुछ भी बोलती हो? मेरा ऐसा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बस मेरा प्रोजेक्ट का काम था, उसी के काम से थोड़ा जा रही हूँ, अभी आधे घंटे में आ जाऊंगी, मेघा बोली और घर से बाहर निकल गई। मानवी ने उनके चेहरे पर अजीब से भाव आए और वह अंदर आकर मिसेज खुराना के पास बैठकर बातचीत करने लगी। मेघा घर से बाहर निकलकर रोड पर आई थी कि तभी आदर्श की गाड़ी पर नजर गई, जो कि पहले से ही वहां पर उसका इंतजार कर रहा था। मेघा जाकर चुपचाप आदर्श की गाड़ी में बैठ गई। मेघा के बैठते ही आदर्श में गाड़ी आगे बढ़ा दी। कोई 10 मिनट के बाद वह एक रेस्टोरेंट के बाहर थे। आदर्श ने अपनी गाड़ी पार्क की, मेघा के साथ रेस्टोरेंट के अंदर गया। वहां पर उसने अपना पर्सनल कैबिन पहले ही बुक कर रखा था। आदर्श मेघा को लेकर पर्सनल कैबिन के अंदर आ गया। मेघा को समझ नहीं आ रहा था कि आदर्श ने इस तरीके से अचानक क्यों बुलाया और फिर वह इस तरीके से प्राइवेसी में लेकर क्यों जा रहा है, क्योंकि इससे पहले वो जब जब भी मिले थे हमेशा आदर्श कॉमन प्लेस पर ही बैठना पसंद करता था। मेघा ने कोई सवाल नहीं किया, चुपचाप आदर्श के साथ अंदर आ गई। तुरंत वेटर ऑर्डर लेने आया तो आदर्श ने 2 कॉफी और पेस्ट्री ऑर्डर कर दिए। मेघा बस आदर्श को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदर्श के मन में क्या चल रहा है। थोड़ी देर में आदर्श ने ही चुप्पी तोड़ी। उसने अपने गले को साफ किया और फिर एक गिलास ठंडा पानी पिया। तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें यूं अचानक क्यों बुलाया, आदर्श बोला तो मेघा ने उसकी आंखों में झांका। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही। हम दोस्त हैं और तुम मुझे जब चाहे बुला सकते हो, मेघा बोली तो आदर्श के चेहरे पर मुस्कुराहट आए और उसने मेघा का हाथ अपने हाथों के बीच ले लिया। मेघा बस आदर्श को देख रही थी। आज खुराना अंकल पापा के ऑफिस आए थे, आदर्श बोला तो मेघा ने आंखें छोटी कर उसे देखा, मानो पूछ रही हो कि इसमें नया क्या है। वो पापा से मिले। दोनों लोगों ने काफी बातचीत की और फिर कहते कहते आदर्श रुक गया। और फिर क्या, मेघा बोली। आदर्श ने गहरी सांस ली। उसके बाद पापा ने खुराना अंकल से तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में बात की, आदर्श जैसे ही बोला मेघा की नजरें एकदम से झुक गई और उसके चेहरे पर अलग चमक आ गई। आदर्श ने एक नजर ने मेघा चेहरे पर डाली है और फिर आगे बोला, लेकिन अंकल ने अभी रिश्ते की बात करने से इनकार कर दिया है। आदर्श ने जैसे ही कहा मेघा ने आदर्श की तरफ देखा और साथ ही मेघा की आंखों में नमी आ गई, जो कि आदर्श से भी छिपी नहीं रही। आदर्श दिल ही दिल खुश हुआ। क्या मना कर दिया मतलब? मेघा धीरे से बोली। मना कर दिया मतलब कि अंकल को ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है और वह चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उसी से हो जिसे तुम पसंद करती हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए मना कर दिया, आदर्श बोला। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेघा ने कहा। मुझे नहीं पता, हमारी तरफ से तो पापा जी ने रिश्ता रिश्ते के लिए बोला ही था, पर अंकल का कहना है कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करेंगे और उन्होंने पापा से भी कहा कि उन्हें लगता है कि मेघा की जिंदगी में कोई और है और अगर ऐसा है तो मेघा की शादी उसी से करेंगे जिसे वह पसंद करती है।
आदर्श आगे बोला, और तुम क्या सोचते हो? मैं भी यही चाहता हूँ। मेरा भी मानना कि तुम्हारी सहमति जरूरी है। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि कोई जबरदस्ती हो, क्योंकि रिश्ते जबरदस्ती नहीं किए जाते। तुम्हारी शादी उसी से होनी चाहिए जिसे तुम पसंद करती हो, आदर्श बोला। मेघा की आंखें भर आए और वो एकदम से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ मेघू? कहाँ जा रही हो? अभी हमारी कॉफी आने वाली है, आदर्श बोला। तुम्हारी कॉफी तुम ही को मुबारक। मैं अब कॉफी उसी के साथ पीऊंगी जिसे पसंद करती हूँ, मेघा बोली। मेघू हम बात कर रहे हैं ना? आदर्श बोला। मुझे नहीं बात करनी तुम्हारे जैसे बेवकूफ लड़के से, मेघा गुस्से से बोली तो आदर्श ने आंखें फैलाकर उसे देखा। क्या मैं बेवकूफ? हाँ बेवकूफ हो तुम, पागल हो तुम, डफर हो तुम। इतना बड़ा बिजनेस करते हो पर दिमाग नहीं है, कुछ भी बात समझ में नहीं आती है, मेघा बोली और उसी के साथ उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। क्या किया है मैंने, मुझे बताओगी भी? आदर्श ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। पापा का समझ आता है उन्हें गलतफहमी हो गई होगी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, पर तुम कितने बड़े नमूने हो, तुम्हें नहीं समझ में आता है कि मैं किसको पसंद करती हूँ, मेघा गुस्से से बोली। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम किसी और को पसंद करती हो? तुमने आज तक मुझे कहा क्या? तो मैं कैसे अंदाजा लगा सकता हूँ, आदर्श ने कहा। तुम्हारी तो मैं जान ले लूंगी। मेघा ने आदर्श की कॉलर पकड़ ली। आदर्श को समझ रहा था कि मेघा क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ रही थी। लेकिन इसमें मेरी गलती क्या है, जो मेरी जान ले लोगी? एक तो तुम्हारे ही अच्छे के लिए कहा मैंने। मैं भी नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी बेमतलब में अनचाही शादी बनकर रह जाए, इसीलिए मैंने भी पापा से कह दिया कि पहले मेघा की तरफ से क्लियर होने दो तभी कुछ बात करेंगे, आदर्श बोला। तुम ना सच में पागल हो, गधे हो एक नंबर के, चू हो, मेघा बोली। यार लगता नहीं था तुम गालियां भी देती होगी, आदर्श बोला। तुमने मुझे जानकर भी नहीं जाना, आदर्श दीवान। तुम बेवकूफ हो और तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरे दिल में क्या है, मेघा बोली और रोने लगी। आदर्श ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों के बीच लिया। क्या है तुम्हारे दिल में मेघू? आदर्श संजीदगी से बोला। कभी नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम पागल हो, डफर हो नमूने तुम, मेघा आदर्श के सीने से सिर टिका कर बोली। सब कुछ बोल सकती हो, बस अपने दिल की बात नहीं, आदर्श ने मेघा के सिर पर हाथ रखकर कहा तो मेघा ने भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। बोलो, आदर्श ने आंखों से इशारा किया। पापा जिस लड़के के बारे में बात कर रहे थे कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, वह तुम हो आदर्श। पूरी दुनिया को खबर है, आरवी को समझ में आता है, पापा को समझ में आता है, बस तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, मेघा बोली और उसी के साथ उसके आंसू बहने और तेज हो गए। अब रोना बंद करो मेघू, जब तक तुम कहोगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा, आदर्श बोला। आरवी कहती है कि तुम भोले हो, तुम्हें चीजें समझ में नहीं आती। तुम भोले नहीं हो, तुम डफर हो, बेवकूफ हो। तुम्हें समझ नहीं आए कभी भी मेरी फीलिंग, मेरे दिल में क्या है तुम कभी नहीं समझ सके। आरवी को दिखता है, पापा को दिखता है, दीवान अंकल को दिखता है, सबको दिखता है, सबको समझ में आता है कि कोई है जो मेरे लिए खास है, पर तुमको समझ नहीं आता, मेघा गुस्से से बोली। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? मुझे कैसे समझ में आएगा कि तुम्हारे दिल में क्या है? तुम किसी को पसंद करती हो, और मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा, तुम्हारे भले के लिए ही तो कहा, आदर्श बोला। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आया आदर्श कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग है? वह लड़का जो पापा समझते हैं कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ, वह तुम हो आदर्श, मेघा बोली तो आदर्श की मुस्कान बड़ी हो गई। जिस तरीके से तुम्हारी कोई लड़की दोस्त नहीं है, तो क्या तुमने कभी मुझे किसी लड़के के साथ देखा? हाँ मैं मानती हूँ कॉलेज में एक दो फ्रेंड्स है, लेकिन क्या कोई भी मेरा ऐसा खास दोस्त है जिसके साथ मैं समय बिताऊं?
जिसके साथ मैं बाहर जाऊं, किसके साथ मैं कॉफी के लिए जाऊं, तुम्हें कुछ भी मेरी आंखों में नहीं दिखता तुम्हारे लिए आदर्श। मेघा बोली और उसी के साथ उसका रोना तेज हो गया। जब तक तुम नहीं कहोगी मुझे कैसे समझ आएगा, आज कहा तो आया न समझ, आदर्श ने कहा। ठीक है, तुम्हें नहीं समझ में आता है तो नहीं समझो, आज भी मत समझो। हाँ ठीक है कोई मेरी जिंदगी में, और कर लूंगी उसी से शादी, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा यह पागलपन, मेघा बोली और जैसे ही आगे बढ़ने को हुई आदर्श ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ आदर्श, तुमने तो डिसाइड कर लिया है ना कि मेरी जिंदगी में कोई है, तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और मुझे छोड़ दो, जाने दो, मेघा बोली। ऐसे कैसे जाने दूंगा, पहली बार तो कोई ऐसा मिला है जो मुझे सच्चे मन से प्यार करता है, जो प्यार का इजहार भी लड़ झगड़ कर और गालियां देकर करता है, उसको तो नहीं जाने दूंगा किसी भी कीमत पर, आदर्श बोला और उसने मेघा हाथ खींच लिया। मेघा उसके सीने से लग गई थी। आदर्श ने उसे बाहों में भर लिया। तुम जानती भी हो मेरी पिछले 2 घंटे से क्या हालत हो रही है। जब से अंकल ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है, दिल बेचैन हो उठा था। ऐसा लग रहा था कि अगर ये सच हुआ तो मैं कैसे जीऊंगा। तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ मेघू। पता ही नहीं चला कब कैसे, लेकिन यही सच है और तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे नहीं समझ में आया, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आदर्श बोला। कैसे बताती, तुम्हारा तो कुछ समझ में नहीं आता था। हर समय सिर्फ दोस्त 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 बोलते रहते थे। कभी भी तुम्हारी किसी भी बात से मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे लिए खास हूँ। मेघा बोली। तुम जानती हो वजह क्या थी इसके पीछे? तो मुझे उस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, न बताया तो था तब भी नहीं समझे। मुझे तुम्हारे अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ऐसे नहीं हो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें गलती उसकी थी, तुम्हारी नहीं। और मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आदर्श, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, जैसे हो वैसे प्यार करती हूँ, और हमेशा करती रहूंगी, मेघा बोली। और मैं भी। और मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हें बहुत खुश रखूंगा मेघू। मेरा अतीत कभी भी हमारी जिंदगी पर कोई असर नहीं डालेगा, आदर्श बोला तो मेघा के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई। थैंक्स मेघू, मुझे समझने के लिए और मेरी जिंदगी में आने के लिए, आदर्श बोला और मेघा की आंखों में झांकते हुए उसके होठों को अपने लबों के अंदर समेट लिया। मेघा की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और आदर्श उसे पूरी शिद्दत से चूमने लगा। योर ऑर्डर सर, तभी वेटर ने दरवाजा खोला। इससे पहले कि वो वेटर कुछ समझ पाता, आदर्श ने एक हाथ से दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही